ठीक है भाई, फंक्शंस हमने पढ़ लिए। ये जो हम लोगों ने पढ़े थे, मैंने बताया था, ये कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन, मैथ नंबर फंक्शन जो हमने पढ़े थे वो भी बिल्ट इन फंक्शन से। लास्ट क्लास में जो हमने मैथ फंक्शंस पढ़े थे ये भी नंबर फंक्शन से। ठीक। और उस टाइम पर मैंने बताया भी था कि दो तरीके के फंक्शंस होते हैं हमारे पास किसी भी लैंग्वेज में। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस जो हमें बने बनाए दिए हुए हैं लैंग्वेज ने, वो हम यूज़ करते हैं, उससे हम अपना काम निकालते हैं। दूसरे वो फंक्शंस होते हैं जो हम लोग अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं कि ये जो हमें बने बनाए फंक्शन दिए हुए, मिसाल के तौर पर इससे हमारा काम नहीं निकल रहा, हम अपनी मर्ज़ी का एक फ़ंक्शन बनाना चाहते हैं जो हमारी मर्ज़ी का काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हर वेबसाइट पर लॉजिक अलग लगती है, हर वेबसाइट का प्रोग्राम अलग बनता है। ज़रूरी थोड़ी है कि हर वेबसाइट पर ये चलेंगे। ठीक, क्योंकि हर जो क्लाइंट आता है वो अपना नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उसके लिए ठीक। तो आज हमको पढ़ना है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ये थे बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस जो आपको बने बनाए मिलते हैं, और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो हम लोग बनाते हैं, मतलब जो एक यूज़र, एक डेवलपर डिफाइन करता है, उसे कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटाओ सबको। आज हमें पढ़ना है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन सिर्फ, ये फंक्शंस कर लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फंक्शन बनाओगे अपनी मर्जी से तो फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन हो जाएगा। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिस तरीके से बिल्ट इन फंक्शन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उसी तरीके से यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी आप एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक, एक आपने मिसाल के तौर पर प्रोग्राम बनाया है जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा है, एक और आपने फंक्शन बनाया है जो तो कोई दूसरा काम कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक, टुकड़ों में भी फंक्शन बन सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने बड़ा फंक्शन बनाया, उसके अंदर मज़ीद दो फंक्शन बना दिए, एक वो फंक्शन चल रहा है तो दोनों काम हो रहे हैं एक साथ। ठीक, ऐसा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। कोड हमेशा से ऐसा ही है कि कोड पढ़ते हम सब कुछ है, यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से करते हो, अपने प्रोग्राम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हो। ठीक है भाई, तो एक फंक्शन जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा, फंक्शंस, उनको बनाया कैसा गया है वो चीज़ हम लोग अब देख लेते हैं यहाँ पर। जब भी कोई एक फंक्शन बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले आप लिखते हो एक कीवर्ड फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम जो कि कुछ भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर ABC, आप कुछ भी नाम लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर वही वाली चीज़ आपके फंक्शन का नाम इंग्लिश के दो अलग वर्ड्स का कम्बिनेशन है, जैसे कि हमने पढ़ा था फुल नेम, फुल एक अलग वर्ड है, नेम एक अलग वर्ड है, तो आप इसको केवल केस में लिखोगे, दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने अभी ABC लिखा है तो टेंशन नहीं है। यहाँ पर आते हैं पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अभी फिलहाल इसको छोड़ दिया, कट कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले आप लिखते हो फंक्शन, नया फंक्शन डिफाइन करने के लिए, उसके बाद फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि जब हम फंक्शन को कॉल करवाएं तो हम लोगों को ये नाम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। जिस पॉइंट पर भी आके हम ये वाला कोड रन करेंगे जो इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे, उस पॉइंट पर आके आप फंक्शन का नाम लिखोगे और कोड रन हो जाएगा, वो अभी समझ में आ जाएगा। और इन के बाद ये दो ब्रैकेट्स, इनके अंदर पैरामीटर्स लिखे जाते हैं जिनके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप अपना प्रोग्राम लिखोगे या वो कोड लिखोगे जो काम आपका ABC फंक्शन करेगा। सिंपल। ठीक है भाई, यहाँ पर आकर हमने फिलहाल इसको कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है भाई, सेव और आउटपुट कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, हालांकि हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है, फिर भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ। कुछ भी प्रिंट ना होने की, हालांकि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ भी इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने इस वक्त फंक्शन को डिफाइन किया है, उसे कॉल नहीं करवाया। ठीक, हमने
एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि ये फंक्शन काम करे, रन हो इसके अंदर का कोड, तो उसके लिए आपको फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है। तो इस हमने ये फंक्शन कॉल करवाया है और इस फंक्शन को बोला है कि आप ये प्रिंट करवा दो, बस प्रिंट करवा दिया उसने। ठीक, पहली क्लास के अंदर एक बात बताई थी मैंने, जावा स्क्रिप्ट की डेफिनेशन जब बताई थी कि जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन चलती है। तो पूरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में दो चीज़ें ऐसी हैं जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन को मैनिपुलेट करती हैं। वो दो चीज़ें हैं, एक तो आपका फंक्शन और दूसरा है फॉर लूप जो आगे आएगा। ठीक, क्या मतलब, लाइन बाय लाइन अगर फंक्शन चल रहा हो, या फंक्शन जो है ना लाइन बाय लाइन नहीं चलता, फंक्शन चलना शुरू करता है जहाँ से आपने इसको डिफाइन किया। कैसे काम करेगा, यहाँ से आपने इसको डिफाइन किया, यहाँ पर नवी लाइन में आके जावास्क्रिप्ट ये चीज़ पढ़ेगी कि फंक्शन को कॉल करवाया है, इस फंक्शन को ढूंढो। अब इस फंक्शन को ये ऊपर भी ढूंढेगा, नीचे भी ढूंढेगा। जब ये इसको ऊपर तक जाकर ढूंढेगा तो यहाँ पर डिफाइन हुआ है, ये वाला कोड प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर लाइन बाय लाइन चलते हुए ये आगे नहीं जा रहा, ये पीछे भी देख रहा है। तो यहाँ पर आपकी जावा स्क्रिप्ट की डेफिनेशन कोलैप्स कर रही है, लाइन बाय लाइन नहीं चल रहा है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कॉल करवा लिया, डिफाइन नहीं किया हुआ, कॉल करवा दिया पहले, लेकिन फिर भी सेम काम करेगा। सिंपल। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को क्लैश करती है। सिंपल। तो फंक्शन हमेशा याद रखना उस पॉइंट से चलना शुरू होता है जहाँ पर आप उसको कॉल करवाते हो, बस। चाहे आपने डिफाइन उससे पहले किया हुआ है, चाहे उसके बाद किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। लाइन ब्रेक कर लिया, लाइन ब्रेक इसलिए किया क्योंकि जितनी मर्तबा फंक्शन कॉल करवाओगे उतनी मर्तबा कोड रन होगा। मिसाल के तौर पर उतनी मर्तबा पिक्सल हाउस प्रिंट होगा। सिंपल। ठीक, यहाँ से इसको मैंने कमेंट किया और यहाँ पर आते हैं वेरिएबल a 10, वेरिएबल b 20, वेरिएबल सम a प्लस b। ठीक है भाई, और यहाँ पर आके हमने कर दिया सम। ठीक है भाई, क्या प्रिंट होगा? प्लस सम 30 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल। अब फंक्शन के अंदर हमने जो a और b लिखे हैं ये वैल्यूज स्टैटिक वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज डायनामिक वैल्यूज नहीं। डायनामिक नहीं है। जब भी फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे सम 30 ही आएगा। 10 मरतबा करो, 20 मरतबा करो, 50 मरतबा कॉल करवाओ, सम 30 आता है। हम ये चाहते हैं कि इसके ये वेरिएबल्स ए और भी डायनामिक हो। हर मरतबा फंक्शन कॉल करवाने पे हम नया डेटा पास करें, लेकिन हो एडिशन ही। मतलब हमारे फंक्शन का काम एक ही रहेगा, डेटा उसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए।
ठीक, हमारी मर्जी, क्योंकि हम तो जो प्रोग्राम बनाते हैं ज़रूरी थोड़ी है कि वो हम अपने बारे में ही सोच के बनाएंगे। ठीक, जैसे कि कोई बंदा, एक मैंने बताया था प्रॉम्प्ट वाला सीन आपको, आगे चल के अभी बनाओगे आप ग्रेडिंग सिस्टम में ये होता है कि एक प्रॉम्प्ट होता है, उसमें आके बंदा अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स प्लेस करता है और उसको परसेंटेज बता दी जाती है कि आपकी परसेंटेज ये है टोटल, उससे आपका ग्रेड ये, आपका परसेंटेज ये वगैरह वगैरह। ठीक, तो वो एक डायनेमिक काम है। ऑब्टेन्ड मार्क्स किसी के कुछ और हैं, किसी दूसरे के कुछ और हैं, लेकिन फंक्शन सेम ही काम कर रहा है, परसेंटेज निकाल के पूरा उसको ग्रेड निकाल के दे रहा है। ठीक, तो उसी तरीके से हमारे पास हमारे जो वेरिएबल्स ए और बी हैं ये डायनामिक होने चाहिए। अब इनको डायनामिक करने के लिए यहाँ पर आप इसको करोगे कमेंट, और इन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ ऐसे लिखे रहने देना है। और हमें डायनामिक करने के लिए मतलब हम बेसिकली ये चीज़ चाह रहे हैं कि फंक्शन के अंदर डेटा डायनामिक जाए। तो डायनामिक डेटा फंक्शन में ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास यूज़ होते हैं पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, पैरामीटर्स आसान लफ्ज़ों में, पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो इन ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स वो डेटा है जो इन वेरिएबल्स में लिखा जाता है। अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये कहलाते हैं पैरामीटर्स, ये कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अब मैंने अभी बताया था कि आपका जो फंक्शन है वो चलना वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर आपने उसको कॉल करवाया। तो अब यहाँ पर फंक्शन कॉल करवाया है, तो अब यहाँ पर आपने वेरिएबल्स, यहाँ पर दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, उन दोनों की वेरिएबल्स की वैल्यूज़ यहाँ पर डिफाइन की है। जब ये फंक्शन रन होगा तो यहाँ से 10 वैल्यू जाकर स्टोर होगी ए में, 20 वैल्यू स्टोर होगी यहाँ पर, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रोग्राम है वो रन होगा। सिंपल। अब जितने वेरिएबल्स यहाँ पर डिफाइन किए हैं उतनी ही वैल्यूज़ यहाँ पर डिफाइन, उतने ही यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं। अगर कम या ज़्यादा करेंगे तो एरर दे देगा ये। ठीक, और क्योंकि हर वेरिएबल एक वैल्यू को पिक करता है, यहाँ पर अगर आर्ग्यूमेंट बढ़ा दोगे तो भी एरर आएगा, यहाँ पर अगर वेरिएबल बढ़ा दोगे, यहाँ वैल्यू नहीं दोगे तो भी एरर देगा। तो जितने पैरामीटर्स उतने ही आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि हर वेरिएबल एक वैल्यू को पिक करेगा, इसलिए बस। तो अब हमारे पास क्या समझ आएगा भाई? हट गया। ठीक है, क्या प्रिंट होगा ऊपर वाले का? हाँ हाँ, ठीक। अब हमारा डेटा, हमारा फंक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी पड़ रही हमें, हम सिर्फ डेटा को चेंज कर रहे हैं। और हमारा फंक्शन को जो हमने काम करने का बोला है वो वही काम कर रहा है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, सबका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब बना सकते हो, मॉड्यूलस वगैरह सब। वेरिएबल का नाम नहीं कर सकते वेरिएबल का, हाँ बिल्कुल, वो एडिशन होगी, वो सम के अंदर जाएगी वैल्यू पूरी। आप चाहो तो डायरेक्ट a+b डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी लिख सकते हो, लेकिन वो एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है। प्रोफेशनल तरीका इसी तरीके से यूज़ किया जाता है कि पूरा सम एक वेरिएबल में आके जमा हो जाए, फिर उसको हम जहाँ जहाँ पर भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो हमें सम एक जगह पे लिखना पड़ रहा है, अगर 10 जगह पे लिखना पड़ रहा हो तो 10 जगह पे हमें a+b लिखना पड़ता, और a+b सम होने वाले वेरिएबल्स भी हमें 4-5 होते, तो हर जगह पे 4-5 वेरिएबल्स लिखने पड़ते हैं आपको, उससे कोड बढ़ेगा, लेंथी होगा प्रोग्राम, तो ये चीज़ हम नहीं चाहते।
ये चीज़ ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भाई। ठीक है, अब यहाँ पर इसको करते हैं हम कमेंट और इसको करते हैं अनकमेंट। ठीक है, ठीक है भाई, क्या प्रिंट होगा? 30 हो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको किया कमेंट, क्या प्रिंट होगा? नहीं, प्लस नहीं होगा। एक वेरिएबल एक वक्त में एक वैल्यू ले सकता है क्योंकि ओवरराइट वाला सीन है ना। 70 होगा। क्यों? सर पहले ऊपर पड़ेगा, ऊपर 10 और 20 है, फिर जब नीचे आगे पड़ेगा तो फिर उसको वैल्यू चेंज मिलेगी। लेकिन लाइन बाय लाइन तो ये चल ही नहीं रही, तो चलेगा यहाँ से कोड। ये पहले यहाँ पर आके जावा इसकी पड़ेगी एबीसी फंक्शन के अंदर, ये वाली वैल्यूज को पास करो पैरामीटर में, ये वाली वैल्यूज यहाँ पर पास होंगी, फिर अंदर वाला कोड चलेगा। तो 30 आएगा। 30 आएगा। क्यों? अगर कोड यहाँ से चलेगा नीचे तो पहले 30 और 40 को पड़ेगा, फिर ऊपर आगे देखेंगे तो वैल्यू चेंज है, फिर वो चेंज उन वैल्यू को प्लस करके हमारे आउटपुट दे देगा। सही भाई। अगर आप पैरामीटर्स डिफाइन करते हो और उनको वैल्यूज भी दे देते हो, ये वैल्यूज कहलाती हैं पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। ये उस सूरत में चलेंगी अगर आपने फंक्शन कॉल करवाते हुए कोई भी वैल्यू नहीं दी। लेकिन अगर आपने फंक्शन कॉल करवाते हुए आर्ग्यूमेंट पास कर दिए तो पैरामीटर के अंदर आपके आर्ग्यूमेंट्स ही पास होंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज पास नहीं होंगे। ये हो रहा है यहाँ पर मसला। हल डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब चलेगी अब फंक्शन नाम का वैल्यू देगी। फंक्शन कॉल करवाते हुए हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे। अगर आपने आर्ग्यूमेंट दिए तो फिर आर्ग्यूमेंट काउंट होंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू काउंट नहीं होगी, वो डिफ़ॉल्ट है। वो सूरत में चलेगी सिर्फ जब कोई भी फंक्शन कॉल करवाते हुए आर्ग्यूमेंट ना दिया जाए। ये सीन है। ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना, आगे बढ़ें। कॉपी। ये था सिंपल आपका फंक्शन। फंक्शन के अंदर एक चीज़ होती है जो मैं अलग से समझा रहा हूँ, क्योंकि अलग से इसलिए भी ये थोड़ी सी दिमाग घुमाने वाली चीज़। ठीक है भाई, तो आपका अल्लाह वाला करे। कट किया इसको यहाँ से, इसको यहाँ से कट किया, सेव किया। अच्छा पास तो कुछ किया ही नहीं। 10 20 30 प्रिंट हो जाएगा। सफल। ठीक है, फंक्शन के अंदर एक चीज़ यूज होती है जिसे कहते हैं कीवर्ड रिटर्न। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका फंक्शन रन हो रहा है और आपको कोई एक वैल्यू दे रहा है जो दे रहा है, और जो आपके पास वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को आप अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए यूज़ करना चाहते हो। मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए यूज़ करने का मतलब कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है मैं उसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू ऐड करवाना चाहता हूँ। फंक्शन से जो मेरे पास वैल्यू आ रही है उसके अंदर मैं कोई चीज़ डिवाइड करवाना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई प्लस इंक्रीमेंट फलाना डिमागा जो भी पढ़ा है आपने, वो सब चीज़ें मैं अगर परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, उस सूरत में हम लोग उस
वेरिएबल में आने वाली वैल्यू का या उस वैल्यू को रिटर्न करते हैं। रिटर्न करने की सूरत में आपकी वो वैल्यू स्टोर हो जाती है फंक्शन के अंदर। ठीक, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास जो फंक्शन से वैल्यू आ रही है ना, उस वैल्यू के अंदर आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो अब हम इसकी मैं एक काम करते हैं, नमूना दिखा देता हूँ पहले आप लोगों को विदाउट रिटर्न। ठीक है, 30 आ रहा था, अभी भी आ रहा है। इसके अंदर अगर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर 10, ठीक है भाई, न्यू राइट। इसी चीज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं रिटर्न। ठीक है, जब हम रिटर्न करते हैं किसी भी वैल्यू को या किसी भी वैल्यू वाले वेरिएबल को, तो इस वेरिएबल की वैल्यू जाकर स्टोर हो जाती है इस फंक्शन के अंदर। ठीक, रिटर्न करने की सूरत में जब वैल्यू स्टोर होती है फंक्शन में जाकर, तो अब आपका फंक्शन एक फंक्शन के तौर पर नहीं, एक वैल्यू के तौर पर बिहेव करेगा। क्या मतलब? इतने में सेव किया, कोई आउटपुट नहीं। ठीक, कोई आउटपुट इसलिए नहीं है क्योंकि अब हमारा फंक्शन फंक्शन के तौर पर नहीं, वैल्यू के तौर पर बिहेव कर रहा है, और वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना पड़ता है। यहाँ से वैल्यू जाकर स्टोर हुई इसमें, और यहाँ पर जहाँ पर आपने इसको कॉल करवाया है, ये अब एक फंक्शन नहीं रहा, ये एक वैल्यू है। तो वैल्यू को अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना पड़ता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, चल गया, प्रिंट हो गया, सिंपल। ठीक, कुछ मसला कुछ पूछना है मैं तो पूछ सकते हो। अब ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, चलेगा, काम करेगा, फर्स्ट क्लास। और इसको यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, आउटपुट में कुछ और वैल्यू आएगी, बिल्कुल। फंक्शन का काम डायनेमिक है। तो रिटर्न से पहले वो वैल्यू सेव हो जाएगी, सेव हो गया, प्लस हो जाएगा, उसके बाद फिर प्लस माइनस करना हो तो पीछे प्लस माइनस करना। ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है मैं तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब ये एक तरीका जो है ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, इससे बेहतर और आसान तरीका हमारे पास आता है। उसके लिए आप सिंपल एक चीज़ करते हो, वेरिएबल क्रिएट करते हो और वैल्यू अगर स्टोर होगी इसमें। अब इस वेरिएबल को मैं जहाँ यहाँ पर भी कॉल करूँगा, मेरी मर्जी, सिंपल। और कोड छोटा हो गया, सेम काम। ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है मैं तो पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसको यहाँ किया कमेंट, और कमेंट करके हम पिक करते हैं इसी को, फिर से पेस्ट किया, कमेंट किया इसको, और
ठीक है, 10 20 30 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा मसला है। ये स्ट्रिंग पास किया, ठीक है, हम ये चाहते हैं, हम अपने फंक्शन को बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि अगर कोई भी यूज़र हमारे आर्ग्यूमेंट्स में नंबर की जगह कोई भी, या इंटीजर वैल्यू की जगह कोई भी दूसरा डेटा टाइप का डेटा प्लेस करे तो एरर आ जाए, अलर्ट आ जाए, कुछ भी इस टाइप का, ठीक, मतलब कोड ना चले, कोड नहीं चले, कोड अभी चल रहा है, बस वो ऐड नहीं कर पा रहा क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर है, लेकिन कोड रन हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए PHP के अंदर बिल्ट इन मेथड्स हैं जिनको आप सिर्फ लिखते हो और काम आ जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट में आपको वो काम करने के लिए कंडीशन बनानी पड़ती है, इफ एल्स। तो उसमें आप सिंपल इसको यहाँ से कट करोगे, ठीक, ठीक है, और कंडीशन में अगर टाइप ऑफ बताया था डेटा टाइप के लिए चेक करने के लिए, अगर ए की डेटा टाइप बराबर हो जाए किसके, स्ट्रिंग के, नहीं, ठीक है, या बी की डेटा टाइप बराबर हो जाए स्ट्रिंग के, तो आप वार्निंग दे दो, प्लीज इंसर्ट वैलिड डेटा, सेव, चेक करें भाई दिया हुआ है स्ट्रिंग ये भी। हालांकि हमने एक में पास किया है, दोनों में पास होगा तब भी यही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर और यूज किया है। और यूज होता है अगर दोनों में से, दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू होगी तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में भी लिखता हूँ और आसानी से समझ में आ जाएगा। दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी, मतलब दोनों में से कोई एक डेटा भी स्ट्रिंग में आएगा तो अलर्ट शूट होगा, कोड नहीं चलेगा। दोनों का नंबर होना ज़रूरी है ताकि कोड रन हो, वरना कोड रन नहीं होगा। सेव, ओके, रिफ्रेश, 30। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो।